आ जाएंगे बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। इश्यू को बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ जो न्यूटन का उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में बेटा हमने कल आपको बता दिया था, ठीक है ना। लिखेंगे, इसमें लिखेंगे every object wants to continue in its state unless no external force is applied on it. No external force is applied on it. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहा गया है एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। हर कोई ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन में ही रहना चाहता है। अगर वो रुका है तो रुका ही रहना चाहता है, अगर वो चल रहा है तो चलते रहना ही चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स वांट्स ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट वांट टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। आपसे ये पूछ सकता है राइट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या आपसे पूछ सकता है व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। दोनों के लिए ही यही पॉइंट है बेटा, दोनों नाम से आपसे पूछ सकता है, इसलिए दोनों नाम से परिचित रहिए। लॉ ऑफ इनर्शिया पूछ सकता है आपसे, या पूछ सकता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। बेटा बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? हाँ, आइए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। न्यूटन से फर्स्ट लॉ है, अब यहाँ पे आप सेकेंड लॉ कह दीजिए। मैंने कल बताया था 3 लॉ इन्होंने दिया था। सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें लिखेंगे स्टूडेंट the rate of change of momentum is directly, मैं बोल भी रहा हूं बेटा, सुन तो सकती हो, मैं बोल रहा हूं ना, सुन लो। The rate of change of momentum is directly proportional to
द अप्लाइड फोर्स, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम उतना ही तैयार होगा या किसी भी ऑब्जेक्ट में उतना ही मोमेंटम होगा जितना उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जितना उस पर क्या किया जा रहा है स्टूडेंट, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? क्या बेटा बात समझ में आ रही है? हाँ। जैसे कह रहा है जो अप्लाइड फोर्स है बेटा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम होता है एम वी। एम वी का रेट ऑफ चेंज के लिए हमेशा डी बाई डी टी लिखते हैं बेटा। रेट ऑफ चेंज के लिए हम क्या लिखते हैं, डी बाई डी टी। थोड़ा ऐसे देखिए आप, एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम क्या होता है, एम वी। क्या होता है, मोमेंटम एम वी होता है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, एम कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वही रहता है, कभी नहीं बदलता है। तो मास को आप पहले लिख लेंगे और ये हो जाएगा, डी अंदर आ जाएगा तो डीवी बाई डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डीवी बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पे आप ऐसे करके लिख लीजिए, डीवी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन। मतलब डीवी बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा क्या, ए। क्या लिखा जा सकता है, ए। तो डीवी बाई डी टी यहाँ एम है, ये ए हो गया, तो एफ बराबर एम ए। फोर्स का फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए यहीं से आता है। बात समझ में आ गई? जो फोर्स का फार्मूला है बेटा, जो फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। हाँ, हाँ बेटा ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये फार्मूला हम लेके आ रहे हैं, यहां से लेकर के लाएंगे। तो हमने ये बता दिया F इज इक्वल टू एम ए कैसे आता है। हमने ये बताया कि F इज इक्वल टू एम ए फार्मूला कैसे आता है। ये न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। और कैसे आएगा, वो इस तरीके से आएगा। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट? बात क्लियर हो रही है? बहुत ध्यान से पढ़िए, इन सारी चीजों का सामना आपको क्लास 10th में भी मिलेगा। ये सब क्लास 10th में भी मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। बात क्लियर हो रही है बेटा? देखो बेटा, मास कांस्टेंट होता है तो जितना फोर्स लगाओगे उतना एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो इसके बीच में अगर फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में बेटा कोई हम लोग ग्राफ बना दें तो कुछ इसी तरीके से बनता चला जाएगा। फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। ठीक, चलिए
अगला लिखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहां सेकेंड की जगह बेटा लिखिए थर्ड। सेकेंड की जगह लिखिए थर्ड। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। हर एक्शन का अपना एक रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, नाव पर चढ़ना और उतरना। जब आप चढ़ते हैं आप आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं बेटा, लेकिन नाव को भी पीछे की तरफ धकेलते हैं। शूटिंग बुलेट, गोली चलाने पे देखते होंगे बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से है बेटा। न्यूटन के किस लॉ ऑफ मोशन से है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन से है ना। गेट ऑन बोट, नाव पर चढ़ना या उतरना भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ये मोहम्मद खान कौन है भाई? इनको नहीं पता क्लास का टाइम क्या होता है। मोहम्मद खान कौन है ये? हु इज दिस नॉनसेंस? क्लास का टाइम नहीं पता, जब मन करता है चल पड़ता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है बेटा। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। लिख लिया? ठीक। अगली हेडिंग डालेंगे इंपल्स। इंपल्स होगा बेटा, इंपल्स। अगली हेडिंग होगी बेटा इंपल्स। जब कोई फोर्स बहुत ही थोड़े समय के लिए लगेगा तो उसे इंपल्स कहा जाता है। लिखेंगे इफ एनी फोर्स act for very short time, then this condition is called impulse. This condition is called impulse. ठीक है। अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग वेट। क्या डालेंगे? एग्जाम्पल कुछ भी नहीं। क्या एग्जाम्पल? अगर किसी भी चीज पर अगर हम बहुत कम 1-2 सेकंड के लिए फोर्स लगाएं तो वो इंपल्स है। समझ में आ रहा है? फोर्स अगर कम समय के लिए लगे कहीं तो वो इंपल्स है। अगली हेडिंग डालेंगे वेट। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। तो बेटा जो वेट होता है, वेट मतलब W बराबर हो जाएगा m × g। वेट होता है m × g।
मैं बोल रहा हूं, बेटा लिख लो। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। फिर लिखेंगे W इज इक्वल टू mg, जी मतलब स्मॉल जी,